हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा एंड दिस इज द फोर्थ लेक्चर ऑन द टॉपिक इशू ऑफ डिबेंचर। एंड आई होप आपने मेरा लास्ट वीडियो देख लिया होगा जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है अबाउट टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन, जिसमें हमने ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन के बारे में पढ़ा था। और उसमें हमने मोड ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर भी देखा था, फॉर कैश एंड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। वैसे आई होप आपका वो जो टॉपिक है वो अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बट अभी भी अगर कोई डाउट है ना, देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। राइट, तो चलिए देखते हैं इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम एक छोटा सा बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटीज। राइट, चलिए डिटेल में देखते हैं हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। हम इसमें देखेंगे कि कोलेटरल सिक्योरिटीज क्या होती है, व्हाई कंपनी इशू डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी, कंपनी क्यों डिबेंचर को इशू करती है एज कोलेटरल सिक्योरिटी, फिर उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो हम देखेंगे दो ऑप्शंस होते हैं कंपनी के पास, ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के, वो डिस्कस करेंगे और उसी पे बेस्ड वी विल डू वन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। राइट, और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं ना, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो छोटी सी नीचे बेल है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। देखिए, अभी तक हमने जो पढ़ा है, अभी तक हमने पढ़ा है कंपनी जब डिबेंचर इशू करती है तो वो किसको इशू करती थी, नॉर्मल जनरल पब्लिक को इशू करती थी। और उसके बदले में क्या कंपनी को रिसीव होता था, कंपनी रिसीव्स कैश, कंपनी को कैश कैश रिसीव होता था और कंपनी पब्लिक को डिबेंचर इशू करती थी। ठीक है, बट यहाँ पर जब कंपनी डिबेंचर को इशू करती है एज कोलेट्रल सिक्योरिटी, तो वो किसको इशू करती है, वहां इस केस में कंपनी नॉर्मल पब्लिक को इशू न करके बैंक या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इशू करती है। ठीक है, और यहाँ पे कंपनी को उस डिबेंचर के बदले में कोई कैश नहीं रिसीव होने वाला। ठीक है, ये जो डिबेंचर कंपनी इशू करती है एज कोलेट्रल सिक्योरिटी, ये डिबेंचर इशू करती है जस्ट एज अ गारंटी, एज अ सिक्योरिटी टू बैंक। ठीक है, देखिए, अगर कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो कंपनी के पास क्या ऑप्शन है, हम पढ़ चुके हैं, कंपनी मार्केट में शेयर इशू कर सकती है, डिबेंचर इशू कर सकती है और वहां से फंड रेज कर सकती है। एक ऑप्शन ये है, या दूसरा ऑप्शन क्या है, कंपनी क्या कर सकती है, बैंक से लोन ले सकती है। ठीक है, बट अगर कंपनी लोन लेती है बैंक से, तो बैंक ऐसे ही तो कंपनी को लोन नहीं देगा ना, बैंक नीड सम गारंटी, बैंक को कुछ गारंटी चाहिए। ठीक है, और बैंक जनरली प्रेफर करते हैं कुछ फिजिकल एसेट के फॉर्म में कुछ गारंटी दी जाए। ठीक है, फिजिकल एसेट मतलब कुछ लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ठीक है, कुछ फिजिकल एसेट के फॉर्म में गारंटी दी जाए। बट अगर सपोज करिए कंपनी के पास जो भी फिजिकल एसेट थे, कंपनी के पास सपोज करिए जो भी बिल्डिंग थी या प्लांट थी, वो कंपनी ने गिरवी रखा, प्लेज रखा, ठीक है, बट फिर भी जो अमाउंट है वो पूरा नहीं हो रहा है, तब उस केस में कंपनी के पास एक ऑप्शन ये होता है कि कंपनी अपने जो डिबेंचर्स हैं जो डिबेंचर्स हैं वो इशू कर सकती है एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। ठीक है, तो कोलेट्रल सिक्योरिटी क्या होता है, कोलेट्रल सिक्योरिटी इज अ सब्सिडरी, सेकेंडरी और एडिशनल सिक्योरिटी, यानी मेन सिक्योरिटी, प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा जो एडिशनल सिक्योरिटी, जो सेकेंडरी या सब्सिडरी सिक्योरिटी कंपनी इशू करती है फॉर ऑब्टेनिंग द लोन। बैंक से लोन लेने के लिए कंपनी जो भी एडिशनल सिक्योरिटी, जो भी सेकेंडरी सिक्योरिटी इशू करती है, ठीक है, बैंक को, दैट इज कॉल्ड कोलेट्रल सिक्योरिटी, इसी को कोलेट्रल सिक्योरिटी कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, मेन सिक्योरिटी के रूप में तो कंपनी को जनरली फिजिकल एसेट रखने पड़ते हैं। ठीक है, बट उससे भी अगर रिस्क, बैंक का जो रिस्क है वो कवर नहीं होता है, तो बैंक कहती है कि भाई कुछ और अमाउंट आपको रखना पड़ेगा, तो कंपनी अपने जो है डिबेंचर्स भी इशू कर सकती है। तो उसी को जो एडिशनल डिबेंचर इशू करती है, ठीक है, जो एडिशनल सिक्योरिटी के रूप में जो डिबेंचर इशू करती है, उसी को कहा जाता है कोलेट्रल सिक्योरिटी।
एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज करिए एक कंपनी है, उसे कितने फंड की रिक्वायरमेंट है? 10 लाख। सपोज करिए एक कंपनी है, उसे 10 लाख रुपए की जरूरत है। अब 10 लाख रुपए कंपनी चाहती है कि किसी बैंक से लोन ले ले, ठीक है। तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? अपने कुछ एसेट प्लेज करने पड़ेंगे, मॉर्टगेज करने पड़ेंगे अपने कुछ एसेट। तो एक बात बताइए, कंपनी को अगर 10 लाख रुपए का लोन चाहिए, तो जो अपने एसेट जो कंपनी मॉर्टगेज करेगी या प्लेज करेगी, जो गिरवी रखेगी अपने एसेट, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 10 लाख से ज्यादा होनी चाहिए कि 10 लाख से कम होनी चाहिए? बताइए, 10 लाख से ज्यादा होनी चाहिए कि 10 लाख से कम होनी चाहिए? तो इसका जवाब है इट शुड बी मोर देन 10 लाख। अगर कंपनी को 10 लाख का लोन चाहिए ना, तो कंपनी को 10 लाख से ज्यादा वैल्यू के जो एसेट हैं वो प्लेज करने पड़ेंगे, ठीक है। कम से कम 10 लाख या 12 लाख के एसेट जो है कंपनी प्लेज करेगी, तब जा करके कंपनी को 10 लाख रुपए का लोन बैंक देगा, ठीक है। बैंक बहुत स्मार्ट है, बैंक कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। तो बैंक हमेशा अपना एक मार्जिन रखता है। 10 लाख का लोन चाहिए तो आपको कंपनी को क्या करना पड़ेगा? 12 लाख 13 लाख का जब कंपनी एसेट प्लेज करेगी, तब जाके उसे 10 लाख का लोन मिलेगा। क्यों बैंक ये एक्स्ट्रा मार्जिन रखता है? क्योंकि अगर इन केस कंपनी अगर डिफॉल्ट कर गई, ठीक है, तो देखिए जो एसेट्स की जो वैल्यू होती है ना, इट चेंज विद टाइम, ये समय के साथ चेंज भी होती रहती है। तो बैंक कोई टाइप का रिस्क नहीं लेना चाहता है, ठीक है। तो और फिर बैंक कुछ पेनल्टी भी तो चार्ज करेगा, बैंक कुछ इंटरेस्ट भी तो चार्ज करेगा। तो इसलिए हमेशा बैंक कुछ ना कुछ मार्जिन रखता है। तो कंपनी को अगर 10 लाख का लोन चाहिए, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? 12 से 13 लाख का कुछ एसेट प्लेज करना पड़ेगा। तो इस एग्जांपल में सपोज करिए प्लांट, कंपनी का जो प्लांट था, फैक्ट्री थी, वो उसका वैल्यूएशन 10 लाख का था। तो कंपनी को 10 लाख का लोन चाहिए था, तो कंपनी ने अपना जो प्लांट है 10 लाख का, उसे प्लेज किया। बट 10 लाख के लोन पे 10 लाख के एसेट को अगर प्लेज करेंगे तो काम नहीं बनेगा। बैंक क्या बोलेगा? बैंक बोलेगा कि भाई ये अमाउंट तो कम है, दिस सिक्योरिटी इज नॉट एनफ टू कवर द रिस्क। रिस्क को कवर करने के लिए सिक्योरिटी कम है, आपको फर्दर कुछ एडिशनल सिक्योरिटी गिरवी रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? जो लेंडर है, जो कंपनी है, उसे कुछ एडिशनल सिक्योरिटी के फॉर्म में वो डिबेंचर भी इशू कर सकती है, ठीक है। तो इस केस में 10 लाख का प्लांट कंपनी गिरवी रखेगी और एडिशनल सिक्योरिटी यानी डिबेंचर इशू करेगी 3 लाख के, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया? 13 लाख। तो 13 लाख के जब ये एसेट प्लेज करेगी, तब जा करके कहीं कंपनी को 10 लाख का लोन मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोसेस होता है जब कंपनी को लोन चाहिए होता है बैंक से, राइट। इफ द कंपनी मेक्स डिफॉल्ट, अगर 1% मानते हैं कि अगर सपोज करिए कंपनी डिफॉल्ट कर जाती है इन द रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन का जब रीपेमेंट होता है, उस समय कंपनी सपोज करिए पेमेंट नहीं कर पाती है, तब जो बैंक है वो क्या करेगा? वो सबसे पहले जो प्रिंसिपल सिक्योरिटी, जो मेन सिक्योरिटी थी, हमारे एग्जाम्पल में मेन सिक्योरिटी क्या थी? वो प्लांट, जो 10 लाख का प्लांट था, फैक्ट्री थी, वो प्रिंसिपल सिक्योरिटी थी। सबसे पहले बैंक क्या करेगा? उस फैक्ट्री को बेच करके अपने फंड को रियलाइज करेगा, ठीक है। बट अगर वहां से फुल अमाउंट ऑफ लोन रियलाइज नहीं होता है, तब उस केस में जो लेंडर है, जो बैंक है, वो क्या करेगा? ही बिकम द डिवेंचर होल्डर, क्योंकि उसके पास डिवेंचर भी तो है 3 लाख के। देन ही बिकम द डिवेंचर होल्डर ऑफ द कंपनी, वो कंपनी का डिवेंचर होल्डर बन जाएगा। और जो डिवेंचर होल्डर के जो भी राइट्स होते हैं ना, वो अब उस बैंक के राइट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है। अब एक बात कि ये जो डिबेंचर इशू करती है कंपनी एज कोलेटरल सिक्योरिटी, क्या कंपनी इन डिबेंचर्स पे क्या इंटरेस्ट पे करती है? अभी तक हमने पढ़ा था ना, शेयर के केस में क्या मिलता है? शेयर के केस में कंपनी पेज डिविडेंड, शेयर के केस में कंपनी डिविडेंड देती है, हम जानते हैं। डिबेंचर के केस में कंपनी क्या देती थी? डिबेंचर के केस में कंपनी इंटरेस्ट देती थी। तो बताइए, यहाँ पर जो कंपनी ने डिबेंचर इशू किया है एज कोलेटरल सिक्योरिटी, इन पे कोई इंटरेस्ट पे करेगी क्या कंपनी? तो इसका जवाब है नो, नो इंटरेस्ट इज पेबल। यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं पे करेगी। क्यों? क्योंकि इसके बदले में कंपनी को कोई कैश तो रिसीव हुआ नहीं है ना। ये डिबेंचर तो केवल एक गारंटी के रूप में कंपनी ने इशू किया है, किसको? बैंक को। कंपनी ने क्या लिया? बैंक से लिया लोन, लोन के बदले में एसेट गिरवी रखने थे, तो एसेट तो गिरवी रखे, उसके साथ कंपनी ने एक एडिशनल सिक्योरिटी के रूप में अपने डिबेंचर भी गिरवी रखे। तो इन डिबेंचर पे कंपनी को कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना होता है, क्योंकि ये तो एक कोलेटरल सिक्योरिटी है ना,
ठीक है। दूसरी एक खास बात ये है कि लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी, जो कंपनी की लाइबिलिटी है वो केवल उतनी ही लाइबिलिटी है जितना कंपनी ने लोन लिया है। जैसे अगर कंपनी ने 10 लाख का लोन लिया है तो कंपनी की लाइबिलिटी केवल 10 लाख की है, ठीक है। नॉट फॉर द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर, जो डिबेंचर इशू किया है कंपनी ने वो कंपनी की लाइबिलिटी अभी नहीं है, ठीक है। ये बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है एज कोलेट्रल सिक्योरिटीज, तब कंपनी के पास दो ऑप्शन होता है, ठीक है। दो ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन क्या है, वैसे मैं रिकमेंड करूंगी आपको सेकंड ऑप्शन, पर देख लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि जब कंपनी डिबेंचर को इशू करती है एज कोलेट्रल सिक्योरिटीज, ठीक है, तो उसकी कोई एंट्री नहीं रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। कोई एंट्री नहीं रिकॉर्ड की जाएगी। दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। क्योंकि ये जो डिबेंचर कंपनी इशू कर रही है ये केवल एक गारंटी के फॉर्म में कर रही है ना, ठीक है, एक सिक्योरिटी के फॉर्म में कर रही है। इन डिबेंचर्स की क्या कोई वैल्यू है? अभी आज की तारीख में इस डिबेंचर की कोई वैल्यू नहीं है, बट आगे फ्यूचर में चल के अगर कंपनी डिफॉल्ट कर जाती है तब ये डिबेंचर क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। अभी ये क्या है, इनएक्टिव डिबेंचर है। तो इन इनएक्टिव डिबेंचर्स की कोई एंट्री कंपनी नहीं करती है। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि कोई एंट्री नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि अभी इन डिबेंचर्स की कोई वैल्यू नहीं है, अभी तो बस एक सिक्योरिटी के फॉर्म में कंपनी ने इशू किया है, ठीक है। तो इसकी कोई एंट्री नहीं की जाएगी। दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। एंट्री किस चीज की जाएगी? केवल जो कंपनी ने लोन लिया है ना, केवल हम एंट्री उसी की करेंगे। तो जो लोन लेने की एंट्री होती है वो क्या होती है, जब कंपनी लोन लेती है तो कंपनी के पास क्या है, फंड रिसीव हो रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे ना। तो एंट्री क्या होगी लोन लेने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, ठीक है। और जब कंपनी रीपेमेंट करती है लोन का, जब लोन का पैसा वापस करती है तब क्या किया जाएगा, ये जो एंट्री आपने ऊपर की है इसको क्या किया जाएगा, कैंसिल किया जाएगा। कैसे कैंसिल किया जाएगा, एक रिवर्स एंट्री पास करके कैंसिल किया जाएगा, ठीक है। इसी ये जो ऊपर वाली एंट्री है इसी की रिवर्स एंट्री की जाएगी। रिवर्स एंट्री क्या हो जाएगी, पलट दीजिए इस एंट्री को, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो सिंपल सी ये दो जर्नल एंट्री होती है ऑप्शन 1 में, ठीक है। बट आई विल सजेस्ट ऑप्शन 2, मैं ऑप्शन 2 सजेस्ट करूंगी। इसमें क्या होता है, इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, जब हम डिबेंचर को इशू करते हैं एज कोलेट्रल सिक्योरिटी, जब डिबेंचर को एज कोलेट्रल सिक्योरिटी इशू किया जाता है तो उसकी हम जर्नल एंट्री करते हैं। तो देखते हैं क्या जर्नल एंट्री होती है। पहली एंट्री तो वही है, पहली एंट्री क्या है, जब कंपनी लोन लेती है तो लोन लेने की एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, पैसा बैंक में आ रहा है ना तो हम डेबिट करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, ठीक है। दूसरी एंट्री क्या होगी, जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है एज कोलेट्रल सिक्योरिटी, तो यहाँ पर देखिए अभी तक जब हम कंपनी डिबेंचर इशू करती थी और उसको कैश रिसीव होता था, ठीक है, तो एंट्री क्या करते थे, याद करिए, तब एंट्री करते थे कैश अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, ये करते थे जब कैश रिसीव होता था। बट यहाँ पे क्या है, कोई कैश रिसीव हो रहा है क्या, यहाँ पे कंपनी को कोई कैश रिसीव नहीं हो रहा है। कंपनी तो ये डिबेंचर इशू कर रही है एज जस्ट अ सिक्योरिटी, एक सिक्योरिटी के फॉर्म में, एक गारंटी के फॉर्म में, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे बैंक से लोन लिया है तो एक गारंटी के फॉर्म में अपने डिबेंचर इशू कर रही है, ठीक है। और ये डिबेंचर की कोई वैल्यू है क्या, नो, इस डिबेंचर की कोई वैल्यू नहीं है, ये इनएक्टिव डिबेंचर है अभी, ठीक है। आगे फ्यूचर में अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है तब ये डिबेंचर एक्टिव हो जाएंगे, तो अभी क्या है, ये डिबेंचर सस्पेंस में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, एक टेम्परेरी अकाउंट क्रिएट करेंगे, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट क्या है, एक टाइप का टेम्परेरी अकाउंट है जिसमें हम ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। इससे पहले जब कैश में पैसा रिसीव होता था तो हम करते थे कैश अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट करते थे, बट यहाँ पे कैश रिसीव नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हम करेंगे डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट, राइट। तो ये एंट्री देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे डिवेंचर के बदले में कोई कैश रिसीव नहीं हुआ है, यहाँ पे डिवेंचर को इशू किया गया है जस्ट एज कोलेट्रल सिक्योरिटी, ठीक है। तो दिस एंट्री इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर उसके बाद ऑन रीपेमेंट ऑफ लोन, जब कंपनी लोन को रीपे करती है,
ठीक है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, हमने जो पहली एंट्री की है उसी को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। कैंसिल कैसे करेंगे, हम उस एंट्री को रिवर्स कर देंगे, हम उस एंट्री को पलट देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट। फिर उसके बाद लास्ट एंट्री क्या होगी, ये जो कोलेट्रल सिक्योरिटी के फॉर्म में जो डिबेंचर कंपनी ने इशू किया था, अब वो जो डिबेंचर है उन्हें क्या किया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो रिलीज करने के लिए यानी जो ऊपर वाली एंट्री है उसको कैंसिल करने के लिए एंट्री क्या होगी, सिंपली जो सेकेंड एंट्री है उसको आप क्या कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए। यही किया जाता है ना, किसी भी एंट्री को कैंसिल करना है तो आप उसकी एक रिवर्स एंट्री पास करते हैं। तो जो ऊपर एंट्री की गई है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, उसको पलट दीजिए, तो एंट्री क्या होगी, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, राइट। तो इस तरीके से ये सिंपल सी 4 जर्नल एंट्री होती है, लोन लेने की, डिबेंचर इशू करने की, उसको रीपेमेंट करने की, एंड कोलेट्रल सिक्योरिटी में जो डिबेंचर इशू किए गए थे उनको रिलीज करने की। तो ये सिंपल सी 4 जर्नल एंट्री हुए, ठीक है, और आपको यही करनी चाहिए एग्जाम में। नो एंट्री इज नॉट एन ऑप्शन, वो मत करिएगा, इसी को करिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा सा हमारा और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक कंपनी है, ठीक है, इट हैड 8 लाख 14% डिबेंचर, एक कंपनी है उसके 8 लाख 14% डिबेंचर हैं, आउटस्टैंडिंग है ऑन 1 अप्रैल 2012। ड्यूरिंग द ईयर उस साल कंपनी ने लोन लिया कितने का, 3 लाख का लोन लिया, कहां से, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक से, for which company placed with the bank a debenture of 3,60,000 as collateral security। एक कंपनी है जिसके 8 लाख के डिवेंचर्स हैं, ठीक है, आउटस्टैंडिंग है ऑन 1 अप्रैल 2012 को। कंपनी को लोन चाहिए कितने का, 3 लाख का लोन चाहिए। तो कंपनी को 3 लाख के लोन के बदले में क्या करना पड़ रहा है, 3,60,000 3,60,000 के जो डिवेंचर है उसको कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में बैंक को देने पड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो बैंक है, ये बैंक शायद आसानी से मान गया, वरना जनरली बैंक अगर अमाउंट बड़ा होता है ना तो बैंक को कुछ फिजिकल एसेट चाहिए होते हैं, ठीक है, एज अ गारंटी कुछ फिजिकल एसेट चाहिए होते हैं, बट शायद यहाँ पे अमाउंट छोटा है, ठीक है, या बैंक के कंपनी के साथ बहुत पुराने रिलेशन है, अच्छे टर्म्स है, इसलिए बैंक यहाँ पे केवल कोलेटरल सिक्योरिटी एज अ डिबेंचर मान गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 लाख का लोन कंपनी ले रही है, उसके बदले में 3,60,000 के जो डिबेंचर है वो एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी प्लेस कर रही है, ठीक है। तो आपको करनी है इसकी जर्नल एंट्री। तो चलिए हम दोनों मेथड से करते हैं। पहला मेथड क्या था, पहला मेथड कहता था कि नो एंट्री इज रिकॉर्डेड, कोई एंट्री नहीं करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर की, जो डिबेंचर इशू कर रहे हैं एज कोलेटरल सिक्योरिटी इसकी कोई एंट्री नहीं की जाएगी, दिस इज द फर्स्ट मेथड। तो एंट्री किस चीज की जाएगी, ओनली फॉर टेकिंग लोन, जो बैंक लोन ले रहा है केवल उसकी एंट्री की जाएगी। तो एंट्री हम जानते हैं क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। अमाउंट कितना होगा, जितने का लोन ले रहे हैं वही तो होगा, तो यहाँ पे कितने का लोन ले रहे हैं, 3 लाख का लोन ले रहे हैं तो 3 लाख अमाउंट होगा। देखिए सेकंड मेथड से कैसे एंट्री होगी, सेकंड मेथड में फिर दो एंट्रीज होंगी, कौन कौन सी, पहले तो लोन लेने की एंट्री, जब बैंक से लोन लिया जा रहा है तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। अमाउंट कितना होगा, 3 लाख का लोन ले रहे हैं तो यहाँ पे होगा 3 लाख, ठीक है। सेकेंड एंट्री क्या होगी, सेकेंड एंट्री होगी फॉर इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी, जो कोलेट्रल सिक्योरिटी के फॉर्म में जो डिवेंचर इशू किए जा रहे हैं उसकी एंट्री। तो हमने भी पढ़ा था ना, सस्पेंस अकाउंट में सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया जाता है, एक नया टेम्परेरी अकाउंट खोलेंगे, सस्पेंस अकाउंट, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। तो एंट्री क्या होगी, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। यहाँ पे 14% वाले डिवेंचर हैं तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे टू 14% डिवेंचर्स, ठीक है। अमाउंट कितना होगा, कितने के डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किए गए हैं, 3,60,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 3,60,000, ठीक है। तो दिस इज द सिंपल जर्नल एंट्री ऑफ मेथड सेकंड। अगर आप सेकंड मेथड फॉलो करते हैं तो ये सिंपल सी दो जर्नल एंट्री होती है। इसकी आगे अगर रीपेमेंट की भी बात कही होती तो आप रीपेमेंट के लिए इन्हीं दोनों एंट्रीज को कैंसिल करने के लिए आप क्या करते, एक रिवर्स एंट्री भी पास कर देते, तो वो रीपेमेंट की एंट्री हो जाती, ठीक है। तो इस तरीके से जर्नल एंट्री की जाती है, ठीक है। तो आज चलिए यहीं पे वाइंड अप करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, थैंक यू। और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर पसंद आए तो लाइक भी करिए।
करिएगा। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।